हेलो एवरीवन, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। अगर आप बैंकिंग, एसएससी कोई भी ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें कि मैथ्स आती है तो आपको पता होगा कि डेटा इंटरप्रिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम एसएससी की बात करते हैं, रेलवे की बात करते हैं, सीडीएस में, तो वहां पर डेटा इंटरप्रिटेशन का वेटेज थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर आप बैंकिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि बैंक एग्जाम में मोटे मोटे 4 तरह के एग्जाम्स होते हैं। एक आरआरबी होता है जिसमें आरआरबी पीओ होता है, आरआरबी क्लर्क होता है, फिर आईबीपीएस पीओ होता है, फिर आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क होता है। उसके अलावा एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क। और इनके एग्जाम्स में एक प्री कैटेगरी होती है और एक मेंस कैटेगरी होती है। प्री में हर पेपर में आपको 40 से 35 क्वेश्चन मिलेंगे मैथ्स के, जिसमें कि 2 से 3 सेट आपको डीआई मिलेगी। और मेंस में हर एग्जाम में आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क में डीआई के 3 से 4 सेट और आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में डीआई के 3-3 सेट प्लस डेटा एनालिसिस। तो इसका मतलब अगर आपका टारगेट है बैंक में जॉब करना तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ढंग से आनी चाहिए। आज की क्लास में मैं बताऊंगा आपको कि डेटा इंटरप्रिटेशन के क्या क्या पार्ट होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और उनको कैसे हम डील करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत अच्छा सेट करना सिखाऊंगा, कैसे हम अपने थिंकिंग प्रोसेस को इंप्रूव करें। एग्जाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी क्वेश्चन को सोचने का तरीका क्या होना चाहिए। कोई क्वेश्चन आपके सामने आया तो आप क्या करते हो? क्या आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेन कॉपी उठाते हो? नहीं, सबसे पहले आप अपने दिमाग को चलाना शुरू करते हो। पहले क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर आपके दिमाग में सारी चीजें चलती है कि अब हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। और यही चीज है जो आपको इंप्रूव करती है, यही चीज है जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाती है। तो डीआई को करने का बहुत आसान से कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप वो रूल समझ गए तो आपके लिए डीआई बहुत आसान है। और याद रखना, डीआई के ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, जब हम बोलते हैं ना डेटा इंटरप्रिटेशन, अगर आप बैंक में जा रहे हो, अगर आप एसएससी के जॉब में जा रहे हो, अगर आप सीडीएस के जॉब में, तो वहां पर आपको खासतौर से बैंक में आपको दिन भर डेटा से जूझना पड़ेगा, है ना। और अगर आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो थोड़ी भी डाउन होगी तो आप डेटा में गड़बड़ी कर दोगे। फिर आपने सुना होगा ना, जो बैंक में जॉब करते हैं, अगर सुबह से शाम तक उन्होंने बैंक में कैश का मिलाते हैं और अगर कैश में जरा सा भी झोलझाल हो गया तो फिर पूरा 2-3 घंटे उनको उसी कैश को मिलाने में चला जाता है। इसीलिए बैंक में सिलेक्शन का सबसे मेन जो पिलर है वो है डीआई। अगर आपकी डीआई अच्छी है तो आप बैंक में जॉब आसानी से पा सकते हो। और डीआई को अच्छा करने के कुछ छोटे मोटे रूल होते हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपने फोबिया बना रखा है, तो अब हम समझते हैं कि डीआई में एक्चुअली होता क्या क्या है। तो डीआई का जो मेन पिलर है वो 6 पार्ट में होता है। पहला आपका हो गया टेबल ग्राफ। टेबल सबसे आसान ग्राफ होता है, उसमें आपको टेबल में डेटा दिया होता है, उस डेटा से आपको कुछ काम की चीजें निकालनी है और क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। हर सेट में 3 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मेंस लेवल में डीआई में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन होते हैं, प्री लेवल में ज्यादातर 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। तो टेबल ग्राफ हो गया आपका एक तरह का। फिर बार ग्राफ होगा। आप किसी भी डेटा को टेबल फॉर्म में लिख सकते हो, बार फॉर्म में लिख सकते हो, लाइन ग्राफ फॉर्म में लिख सकते हो, पाई चार्ट फॉर्म में लिख सकते हो, केसलेट होता है। अच्छा, केसलेट बड़ा इंटरेस्टिंग सेट होते हैं, ये मेंस में ज्यादातर आते हैं और पीओ लेवल में भी आते हैं। अब तो आरआरबी के पीओ में भी केसलेट आने लग गया है, आईबीपीएस क्लर्क में भी केसलेट आने लग गया है। पीओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, हर जगह केसलेट आता है। अब केसलेट क्या होता है? कहानी सी दी होगी आपको, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, और उस कहानी के बेसिस पर आपको एक क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व करना होता है। उसमें 5-6 सेट होते हैं। उसके बाद आपके पास आता है मिक्स ग्राफ। अब मिक्स ग्राफ क्या होगा? वो आपको क्वेश्चन में लाइन ग्राफ के साथ बार ग्राफ दे देगा, या लाइन के साथ पाई चार्ट दे देगा, या लाइन के साथ टेबल ग्राफ दे देगा, या कभी कभी 2 पाई चार्ट दे देगा। तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं होती हैं, बस आपको उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब आपको गिवन डेटा को कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो आना चाहिए। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? देखो, एक तो टाइप होती है बेसिक, एक मॉडरेट, अब एक एडवांस। अब इनमें डिफरेंस क्या है? कोई भी डेटा अगर आप देखते हो, ठीक है, अब उस डेटा के बाद मान लो आपको टेबल में कुछ डेटा दे रखा है और उसके बाद में कुछ नहीं दिया है, कोई भी कंडीशन नहीं दी है, कोई भी नोट्स नहीं दिए हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन में केवल कुछ टेबल फॉर्म दे रखी है, या कुछ बार ग्राफ फॉर्म दे रखी है, या कुछ लाइन ग्राफ, सिंगल आपको टेबल दे रखी है, या सिंगल बार ग्राफ दे रखा है, या सिंगल लाइन ग्राफ दे रखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप बस उन डेटा की वैल्यू लिख लो।
अगर बार ग्राफ दिए, जैसे बार ग्राफ में बार बनी होती है, उनमें से आपको डेटा की वैल्यू लिख लो और क्वेश्चन में उनका यूज करना होता है। इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं और बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपके आईबीपीएस, आरआरबी में, क्लर्क में, आईबीपीएस क्लर्क में आ सकते हैं। अब हम आते हैं मॉडरेट सेट कैसा होता है। मॉडरेट सेट में क्या होता है, एक या दो ग्राफ दिए होते हैं प्लस कुछ कंडीशन दी होती है। उन कंडीशन को सॉल्व करना पड़ता है। हमको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, कोई भी डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन करने से पहले आपको यह करना चाहिए कि पहले तो आप डेटा को ढंग से पढ़ो, क्या क्या दिया हुआ है। फिर इसमें यहां पर केवल आपको ग्राफ मिलेगा, ओनली ग्राफ। तो नो नीड टू मेक एक्स्ट्रा कंडीशंस। यहां पर आपको ग्राफ के साथ सिंपल कंडीशन दे रखी होंगी। अब यहां पर सिंपल कंडीशन और एडवांस में ग्राफ होंगे, मल्टीपल ग्राफ होंगे, प्लस कॉम्प्लेक्स कंडीशंस होंगी, कॉम्प्लेक्स कंडीशन होंगी। ठीक है, आपको करना क्या चाहिए? आपको करना ही चाहिए कि जैसे आपको सेट दिखता है, अगर उसमें मॉडरेट सेट है, ग्राफ है, एक या दो ग्राफ है और सिंपल कंडीशन दे रखी है, तो पहले तुम उन कंडीशंस को लेकर एक डेटा टेबल फॉर्म बना लो। मैं आपको आज एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें कि मैं आपको मॉडरेट टू एडवांस सेट कराऊंगा और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं, कैसे सोचते हैं। तो आपको जो भी ग्राफ दे रखा है, जो भी सिंपल कंडीशन दे रखी है, उनको यूज करके आप एक टेबल बना लो, वैल्यू लिख लो। क्योंकि आपको यह भी पता है कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करते हो और घड़ी चल रही होती है, टाइमर चल रहा होता है, तो वहां पर गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहला काम यह करो कि पहला 30 सेकंड में पूरा ग्राफ स्कैन करो, कंडीशन स्कैन करो। 30 to 1 मिनट में आप पूरा ग्राफ स्कैन करो। फिर अगले 1 मिनट में दिए गए डेटा को सॉल्व करके आपको एक टेबल फॉर्म बनानी है। क्योंकि जब आप कंप्यूटर पे टेस्ट देते हो तो बार बार ग्राफ से आप डेटा फैच नहीं कर पाओगे। तो आपको करना यह चाहिए कि पहले तो आप गिवन कंडीशंस को सॉल्व करके सबसे पहले सॉल्व करो, एक टेबल बना लो। और उसके बाद जब क्वेश्चंस करोगे, जो आपको नोटबुक मिलती है एग्जाम में, जो फ्री नोटबुक मिलती है जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वहां पर टेबल बनाओ। ठीक है, उसके बाद उन टेबल का यूज करके क्वेश्चंस करने। जब आपने टेबल बना ली तो बार बार आपको ग्राफ नहीं देखना है, क्योंकि यार ये तो प्रॉब्लम आएगी कि आप बार बार स्कैन करोगे, बार बार वैल्यू देखोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो पहला से पहला काम 1 से 2 या मैक्सिमम 3 मिनट, अगर एडवांस क्वेश्चन है तो 2 से 3 मिनट लगते हैं ग्राफ को सिंप्लीफाई करने पर। और उसके बाद उस पर बेस 2 या 3 या 4 क्वेश्चन होंगे, उनको आप जल्दी कर लोगे। तो पहली एडवाइस, डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत आसान होता है। हाँ, आपको प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम कंडीशन सॉल्व करनी है। और याद रखना, हर डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन अपना एक अलग लॉजिक होता है। आपको हर बार कोई नई चीज मिलेगी। और याद रखना, बैंकिंग के क्वेश्चन रिपीट बहुत कम होते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप डेवलप होगे, उतना ही आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। तो चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि मैं जो समझा रहा हूं उसका मतलब क्या है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सोचो, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये एक मॉडरेट लेवल का सेट है। इसमें आपको एक टेबल दे रखी है और एक बार ग्राफ। बार ग्राफ में मैंने वैल्यूज दे दी है कि भाई ये आपका एक बार ग्राफ है, एक ये बार ग्राफ है। तो इसमें आपको 2 तरह की कंडीशंस हैं, इनको पढ़ो। ये एक मॉडरेट सेट है, इसमें आपको 2 कंडीशन दे रखी है। इसमें आपको सॉल्व करके कुछ क्वेश्चंस करने होंगे। तो पहले हम कैसे इसको सोचते हैं, आप इस वीडियो को अब पॉज करो और देखो कि आप इसमें क्या कर सकते हो, क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाते हो। और याद रखना, सबसे बड़ी विक्ट्री आपकी तब होती है जब आप खुद से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हो। तो अब अभी तुरंत आप इस वीडियो को यहां पे पॉज करो और अगले 1, 2, 3 मिनट, मैक्स टू मैक्स 4 मिनट ले लो और सोचो कि आप इसमें क्या समझ पाए। ठीक है, अब आपने अपना टाइम ले लिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोगों ने मेहनत की। ये जो मेहनत आप करते हो, यही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी भी नहीं देखा, मेरी बात अभी भी नहीं मानी है, तो वीडियो को पॉज कर लो भाई, इसको सॉल्व कर लो। क्योंकि जब मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है कि टीचर के समझाने में समझ में आता है, आपको खुद से भी समझ में आना चाहिए। देखो भाई, तुमने क्या किया होगा। The table given below provides information about the number of female and male professors in each of the 4 universities A, B, C and D as a percentage of the total number of professor in the university। तो हमें जो टेबल दिख रही है, इस टेबल में क्या है कि नीचे दी गई तालिका 4 विश्वविद्यालयों A, B, C और D में से
प्रत्येक में महिला और पुरुष प्रोफेसरों की संख्या के बारे में उस विश्वविद्यालय में कुल प्रोफेसरों की संख्या के प्रतिशत के रूप में जानकारी प्रदान करता है। तो जो पहली टेबल मुझे दे रहा है वो ये कह रहा है कि मेरे पास 4 यूनिवर्सिटी हैं ए बी सी डी, इसमें मेल प्रोफेसर 90% है, फीमेल प्रोफेसर 10% है। मतलब अगर 100 प्रोफेसर टोटल हैं तो ए में 90 मेल हैं, 10 फीमेल है। उसी तरह से बी में 70% मेल हैं, 30% फीमेल हैं, सी में 80% मेल हैं, 20% फीमेल है, और डी में 60% मेल है और 40% फीमेल है। तो ये तो मुझे समझ में आता है कि पहली टेबल ये बता रहा है कि भाई ऐसे ऐसे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। चलो कोई बात नहीं, मुझे अगर कुछ भी करके मेल मिल जाए तो मैं फीमेल निकाल लूंगा, फीमेल मिल जाए तो मेल निकाल लूंगा। अगर मुझे सभी यूनिवर्सिटी के फीमेल मिल जाए तो मैं मेल भी निकाल सकता हूं, मुझे मेल मिल जाए तो मैं फीमेल निकाल सकता हूं। मतलब इतना मुझे समझ में आता है कि इस डेटा में मुझे परसेंटेज दे रखा है। अच्छा, हो सकता है कभी कभी ये रेशियो दे दें कि भाई मेल फीमेल का रेशियो 9:1, 7:3, 8:2 या 4:1 या 3:2, तो रेशियो दे दे, परसेंटेज दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे किसी भी एक वैल्यू को निकालना पड़ेगा, मुझे या तो मेल चाहिए या फीमेल चाहिए, तब मैं पूरा डेटा बना सकता हूं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आप आओ सेकंड वाले ग्राफ में, ये क्या कहना चाह रहा है? ये जो बार ग्राफ है ये कहता है कि द नंबर ऑफ फीमेल प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटीज ए बी सी एंड डी इज PQRS। अच्छा, ये बोल रहा है कि ABCD जो मेरी यूनिवर्सिटी थी उसमें फीमेल का नंबर PQRS है। द फॉलोइंग बार ग्राफ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यूज ऑफ PQRNS। तो ये जो मुझे ग्राफ दिख रहा है, बार ग्राफ दिख रहा है, ये कह रहा है कि विश्वविद्यालयों A, B, C और D में महिला प्रोफेसरों की संख्या क्रमशः PQRS है। मतलब ये जो परसेंटेज दिया ना, A में P महिलाएं प्रोफेसर, B में Q, C में R और D में S। निम्नलिखित बार ग्राफ PQR और S के मानों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो याद रखो, जब भी आप कोई DI का क्वेश्चन करते हो, शुरुआत में देखो आपकी रीडिंग पावर भी सब कुछ होती है। जितने जल्दी आप पढ़ोगे और उस पढ़ते वक्त क्या क्या काम की चीजें वो समझना बहुत बहुत जरूरी है। हमको ये समझ में आया यार इस ग्राफ में, ये जो बार ग्राफ शो करता है ये क्या बता रहा है कि ये बता रहा है, देखो यहां पर P प्लस Q प्लस R बता रहा है 4600। मतलब ये कह रहा है कि PQR का जो सम है वो 4600 है। फिर ये जो दूसरा ग्राफ बता रहा है वो बता रहा है Q प्लस R प्लस S के बारे में, ये बता रहा है Q माइनस R के डिफरेंस के बारे में, और ये बता रहा है P प्लस S के बारे में। तो इसका मतलब मेरे पास ये तो समझ में आ गया मुझे इस डेटा में कि यहां पे मेरे पास 4 इक्वेशन बन जाएंगी। आप भी ये बात समझ गए होंगे कि भैया 4 इक्वेशन बनेंगी। PQR को आप PQRS को सॉल्व करोगे तो आपकी महिलाएं कितनी प्रोफेसर है हर यूनिवर्सिटी में ये आ जाएंगी, और यही वैल्यू अगर मैं यहां रख दूंगा तो मुझे महिला मिल गई। मतलब P का मान आप निकाल लोगे, Q निकाल लोगे, R निकाल लोगे, S निकाल लोगे, तो PQRS निकल जाएगा। तो आप इससे मेल प्रोफेसर भी निकाल लोगे। अगर मेरे पास इस क्वेश्चन में मेल आ गए, फीमेल आ गई, मेल प्रोफेसर आ गए, फीमेल प्रोफेसर आ गए, तो मतलब मेरा क्वेश्चन अब चुटकियों में हो जाएगा। तो पहले हमने ये ऑब्जर्व किया, पहला 30 सेकंड और 1 मिनट लगेगा कि हम कैसे डेटा को समझेंगे, हमारी टेबल किस बारे में कह रही है। और याद रखना, डेटा इंटरप्रिटेशन का हर क्वेश्चन एक नई जंग होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैथ्स में अगर आप बोर्ड पढ़ रहे हो तो बोर्ड के क्वेश्चन में अगर आप 20 क्वेश्चन करोगे तो 4-5 क्वेश्चन एक जैसे मिल जाएंगे, लेकिन DI में हर चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन में एक नई कहानी होती है। तो आपको उस कहानी को समझना होता है, तभी तो इसका नाम पड़ा है डेटा इंटरप्रेट करना। डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? आप आंकड़ों की व्याख्या करो, क्या हो रहा है यहां पर। चलो, अब मैंने आपको ये समझा दिया। अगले 2 मिनट आप ब्रेक लो, वीडियो को पॉज करो और PQR की 4 इक्वेशन बना के PQRS निकाल के दिखाओ, मैं फिर इसको सॉल्व करता हूं। अरे बच्चा, वीडियो को पॉज कर लो, यहां पर सॉल्व कर लो, क्योंकि ये जो मेहनत आप करोगे यही आपको एग्जाम में सिलेक्शन देगी। चलो, मैं मानता हूं कि तुमने पॉज करके सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। तो देखो, मैंने बनानी पड़ेगी एक टेबल, और यही आपको समझना है इन क्वेश्चंस में कि भैया ये टेबल बनाए बिना आपका काम नहीं चलने वाला। बार बार थोड़ी आप डेटा को देखते रहोगे। आपको मेन डेटा इंटरप्रिटेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप टेबल बनाना शुरू कर दो। जैसे तुम्हें क्वेश्चन दिखा, टेबल बनाना शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा भाई, मुझे क्या समझ में आया कि भाई पहली कंडीशन कह रहा है P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R 4600, ठीक है। फिर कहता है Q प्लस R प्लस S बराबर 6100, वेरी गुड। फिर कहता है Q माइनस R बराबर 500। फिर कहता है P प्लस S बराबर 3300। अब आपको हमेशा से पता होगा, क्लास 9, 10th में आप पढ़ते आ रहे हो
कि जितने इक्वेशन उतने वेरिएबल, जितनी वेरिएबल उतने इक्वेशन। तो यहां पर भाई आपको क्लियर है कि भाई 4 वेरिएबल है, कौन कौन से, P, Q, R और S, और आपके पास 4 इक्वेशन है, तो इनको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? तो एक काम करो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को देखता हूं, देखो मेरे पास एक जगह QRS दे रखा है, एक जगह PQR दे रखा है। तो अगर मैं यहां से P और P काट दूं, अगर मैं P और P काट दूं इन दोनों से, तो मेरे पास QR और S में कंडीशन आ जाएगी। चलो यही करते हैं, फिर मेरे पास QRS है, फिर QR। तो जरा कुछ जुगाड़ लगाते हैं। मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। मैं क्या लिखता हूं, P प्लस Q प्लस R बराबर 4600। यही सोच डेवलप करनी है। एग्जाम में मैं या कोई भी आपका फेवरेट टीचर ये बताने नहीं आएगा कैसे करना है। आपको चीजों को लगातार करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है, और चीजों में खुद को डेवलप करना है। वो आपको सेलेक्ट क्यों करेगा बैंक वाला? क्योंकि आपने कुछ ऐसी चीजें करी हैं जिसके कारण आपका जो लेवल है वो बढ़ गया है। तो यहां पर आपको समझना है कि P प्लस Q प्लस R बराबर 4600 और P प्लस S बराबर 3300। घटा दो इसको आप। बहुत तरीके हो सकते हैं, मुझे जो समझ में आया मैंने तुरंत कर दिया। P से P कट गया, ये हो गया Q प्लस R माइनस S बराबर, ये हो गया 1300। अच्छा इधर देखो, मेरे पास यहां पे Q माइनस R दे रखा है, और इधर Q प्लस R प्लस S। अगर मैं यहां से S हटा दूं, इसमें से S हटा दूं, तो मैं क्या करूंगा, Q प्लस R प्लस S बराबर 6100। तो जरा मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो ये S कटेगा, ये हो गया 2Q प्लस 2R बराबर 4 7400, है ना, 3 1 4 7400। तो Q प्लस R मेरे पास आ गया 3 और 7 3700। अच्छा Q माइनस R मुझे दे रखा है, तो मेरा क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया। ये हो गया 500, अब यहां से R कट गया, ये हो गया 2Q बराबर 37 5 4200। तो Q का मान हो गया 2100। आप समझ लो क्या हुआ, Q का मान हो गया 2100। क्या आप यहां तक कर पाए थे? बस यही चीज सीखनी है। Q आ गया, Q आ गया, तो R कितना हो गया, R हो जाएगा, देखो 500 इधर आएगा, R हो जाएगा 1600। ठीक है, R हो जाएगा 1600। अब आपके पास अगर R आ गया, Q आ गया, तो Q और R यहां रख दो तो ऐसा आ जाएगा। Q कितना 2100 और R कितना है 1600। तो 2100 प्लस 1600 कितना होगा, 2100 और 1600 3700। यहां पे रख दो, तो 3700 प्लस S बराबर 6100। S बराबर 6100 माइनस 3700, तो 0 0 4 और 2 2400। S मेरा आ गया 2400। तो भाई अगर S आ गया, ये यहां रख दो, तो P आ जाएगा 900। बस मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। जितना टाइम तुमको समझने में लगेगा सेट को, जितना टाइम तुमको समझने में लगेगा सेट को, उतने टाइम में आप 2 मिनट लगेगा मैक्स टू मैक्स। ठीक है, अब आपने देख लिया यहां पर क्या हुआ कि मेरे पास P आ गया, Q आ गया, R आ गया, S आ गया। चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो मुझे ये समझ में आ गया कि भाई यहां पर P मेरा आ गया है 900, P मेरा आ गया 900। तो P क्या था, P था A की फीमेल, तो ये 900 हो गया, है ना। Q मेरा था B की फीमेल, B में है 2100, तो ये हो गया 2100। R मेरा था C की फीमेल, जो कि आई है 1600, और D जो मेरा था PQRS 2400। ठीक है भाई, इतना समझ में आता है आप लोगों को। अब अगर ये आ गया तुम लोग के लिए, तो अब अगला क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, मेल देखते हैं हम लोग। अब देखो ध्यान देना, ये 10%, 10% बराबर 900, तो 90% 8100। ये भी यहां पे परसेंटेज का यूज आ गया। 30% बराबर 2100, तो 3 से 700, 7 सत्ते 4900, तो मतलब ये 4900 आ जाएगा। 20% बराबर 1600, 20 बराबर 1600, तो 1 बराबर 200, तो 80 बराबर एक बराबर 800, 80 6400। ठीक है, और 40 बराबर 2400, तो 1 बराबर 60 3600। ठीक है, तो मेरे पास ए में फीमेल आ गई, ए बी सी डी में मेल आ गए। अब टोटल निकाल लो, तो ये हो जाएगा 9000, है ना। 49, ये हो गया 7000। अब 6400 1600 8000, और इधर 3600 2400 6000। तो मेरा एक टेबल तैयार हो गया। अब मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मेरे पास इसमें कुछ नहीं बचता है, इस क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचा है। आप अब क्वेश्चन को 1 बाय 1 कर सकते हो। अब आपके पास क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन, देखते हैं इसके क्वेश्चन किस तरह के होने चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे। तो देखो भाई, क्वेश्चन पहला मैंने आपको टेबल दे दी, याद रखना। एक बार टेबल बन गई ना, फिर आपकी दुनिया
बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका एग्जाम बहुत अच्छा चला जाएगा। तो टेबल बनाने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा। व्हाट इज नंबर ऑफ फीमेल प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी सी? कितना घटिया क्वेश्चन है। एक बार टेबल बन गए तो आप कहोगे बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए। यूनिवर्सिटी सी की बात कर रहा है, फीमेल प्रोफेसर 1600। आंसर मार्क करो, आगे बढ़ो। आंसर हो गया इसका 1600। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी डी? चलो भाई, यूनिवर्सिटी डी की बात करता है। यूनिवर्सिटी डी में प्रोफेसरों की संख्या कितनी है? टोटल है 6000, है ना। वो कुल प्रोफेसर की बात कर रहा है। तो द नंबर ऑफ मेल प्रोफेसर यूनिवर्सिटी सी, मेल प्रोफेसर यूनिवर्सिटी सी में 6400, ये कट गया। अच्छा, अब ये हो गया 4 से 15 बार, 4 से 16 बार, तो 15-16। हमारा आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब आपका सेट रेडी हो जाता है ना, उसके बाद कुछ नहीं बचता है क्वेश्चन में। आपका एक बार सेट रेडी हो गया तो फिर आपकी चीजें बहुत आसान है। अच्छा, इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि देखो यार 5 क्वेश्चन आएंगे, जैसे ये मेंस में आया था तो उसमें 3 ही सेट थे, 3 ही क्वेश्चन थे सेट में। लेकिन ये तीसरा जो क्वेश्चन दिया थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया है। आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करके खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर देखते हैं हम क्या आंसर हो सकता है। मैं मान के चल रहा हूं कि तुमने इसको पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा, है ना, मैं मान रहा हूं। देखो यार, धोखा नहीं देना चाहिए। पढ़ाई के लिए आपको खुद से करना पड़ेगा। जितना दिमाग तुम लोग लगाओगे, सिलेक्शन तुम्हारा ही उतना बढ़ेगा। वीडियो को पॉज करो, बेमानी मत करो। चलो जल्दी से पॉज करो, अभी सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। देखते हैं। इफ 2000 प्रोफेसर आर ट्रांसफर टू द यूनिवर्सिटी ABC एंड डी इन द रेशियो 4-3-2-1, देन नंबर ऑफ फीमेल प्रोफेसर दैट हैव बीन ट्रांसफर्ड is equal to the number of female professor in the university A after the transfer. Then total number of male professor that have been transferred cannot be less than. अब ये लाइन बड़ी काम की है। पहली बात तो तुमको शायद लाइन समझ ना आ रही हो, जरा हिंदी पढ़ते हैं शायद समझ में आ जाए। यदि 2000 प्रोफेसरों को 4-3-2-1 के अनुपात में विश्वविद्यालयों A, B, C और D में स्थानांतरित किया जाता है, तो स्थानांतरित महिला प्रोफेसरों की संख्या स्थानांतरण के बाद विश्वविद्यालय ए में महिला प्रोफेसरों की संख्या के बराबर है, तो स्थानांतरित पुरुष प्रोफेसरों की कुल संख्या इससे कम नहीं हो सकती। जरा ध्यान देना। मैंने क्या किया, 2000 टोटल प्रोफेसर को मैंने A, B, C, D में ट्रांसफर किया और इनका रेशियो क्या दिया, 4:3:2:1, मतलब 4-3-7 दोनों 1-10। मतलब यहां पर 800 प्रोफेसर आए, यहां पर 600 प्रोफेसर आए, यहां पर 400 प्रोफेसर आए, यहां पर 200 प्रोफेसर आ गए। मतलब ए बी सी डी में ऑलरेडी प्रोफेसर थे। ए में 800 बढ़ गए, बी में 600 बढ़ गए, सी में 400 और डी में 200 प्रोफेसर नए बढ़ गए। यहां तक समझ में आती है बात। अब ये जो बढ़े हुए प्रोफेसर हैं, इसमें मेल फीमेल हो सकता है। 800 में कुछ मेल हो कुछ फीमेल हो, इन 600 में कुछ मेल फीमेल हो, इन 400 में कुछ मेल फीमेल हो, इसमें कुछ मेल फीमेल हो। अच्छा, हमको क्या पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ मेल प्रोफेसर दैट हैव बीन ट्रांसफर कैन नॉट बी लेस देन। अगर मुझे देखना है कि मेल प्रोफेसर किससे कम नहीं हो सकते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये मान लूंगा कि ये जो ए में प्रोफेसर आए हैं 800, इसमें कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे। अगर मुझे मेल को कम से कम करना है तो मैं मान लूंगा कि यार ए में सारे के सारे जो आए ये फीमेल है। मान लो ए में जितने भी आए वो फीमेल है। तो अब जब ट्रांसफर हुआ तो फीमेल कितने हो गए ए में, फीमेल जो मैक्सिमम फीमेल हो सकती है ए में वो हो सकती है 800 वो, और ये 900, 1700 फीमेल हो सकती हैं। 1700 कम भी हो सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक फीमेल 1700 हो सकती है। क्या ये बात आप समझते हो? मेल मुझे कम से कम करना है, मतलब कितना कम से कम हो सकता है उसके लिए फीमेल को मैंने मैक्सिमम ले लिया कि यार ये जो 800 फीमेल आई हैं, ये जो 800 प्रोफेसर आए सारे के सारे फीमेल हो गए। अब अगर सारे के सारे फीमेल हो गए तो ए में टोटल फीमेल आफ्टर ट्रांसफर विल बी 1700। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि स्थानांतरण के बाद विश्वविद्यालय ए में महिला प्रोफेसरों की संख्या के बराबर है, तो स्थानांतरित महिला प्रोफेसरों की संख्या, मतलब यह कहना चाह रहा है कि जो 1700 महिला प्रोफेसर ए में हैं, वही 1700 महिला इसके अंदर से आई हैं। मतलब इन 2000 में अधिक से अधिक 1700 महिलाएं आ सकती हैं। ठीक है, मैक्सिमम 1700 महिलाएं आ सकती हैं। तो इसका मतलब अगर मैं 1700 यहां से माइनस करूंगा तो 300, मुझे कम से कम, मुझे एटलीस्ट, मुझे कम से कम 300 फीमेल के बराबर 300 मेल प्रोफेसर ट्रांसफर करने पड़ेंगे। इसका मतलब
300 से कम कभी नहीं हो सकता है। इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन। तो आपने देखा कि इस सेट में जो मेंस में सेट आया था, ये आईबीपीएस पीओ मेंस का क्वेश्चन था। यहां पर शुरू के 2 क्वेश्चन, पहली बात तो इस सेट को सॉल्व करना, फिर 2 क्वेश्चन बहुत आसान थे, लेकिन तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा उसने ट्विस्ट कर दिया। आप समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को कि अगर मैं महिलाओं को मैक्सिमम कर दूंगा कि भाई मैक्सिमम महिला पूरी की पूरी 800 आ गई, तो ए में 1700 महिला हो गई, तो भाई महिलाएं जितनी ए में बनी उतनी महिला नहीं आई थी, तो 1700 महिला आ गई, माइनस को 300। अब 300 से कम कभी मेल नहीं हो सकते। तो ये था एक बहुत बढ़िया सेट। मैंने आपको ये बताया कि डीआई को हम कैसे करते हैं, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना चीजें समझोगे, आपको उतना ही एग्जाम में हेल्प होगी। याद रखना, खान ग्लोबल स्टडीज इज द मोस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर योर प्रिपरेशन। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आप लोग लगातार इस चैनल से जुड़े रहें, लगातार हमारी ऐप अगर डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कर लें। बहुत हेल्प होगी आपको फॉर योर प्रिपरेशन, चाहे वो बैंक हो, चाहे एसएससी हो, कोई भी एग्जाम आप नाम लो। वी प्रोवाइड कंप्लीट गाइडेंस विद अफोर्डेबल प्राइस। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।